चलिए शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। सबसे पहले हम देखेंगे पीआईबी की न्यूज़। पीआईबी की पहली न्यूज़ बताती है भारत और वियतनाम के संबंध को। भारत और वियतनाम दोनों अपने देशों के रिलेशन को मजबूत करना चाहते हैं। इसी कदम में आगे बढ़ते हुए एक सैन्य अभ्यास किया गया जिसका नाम रखा गया है विनबैक्स। विनबैक्स 2022 का ये संस्करण है। बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज विनबैक्स 2022 इंडिया विथ वियतनाम। इसका समापन हुआ है, ये ख़त्म हो गया है चंडी मंदिर आपदा राहत HEDR। यहाँ पर मल्टी एजेंसी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की प्रभावशाली प्रदर्शन किया गया। मेक इन इंडिया के अंतर्गत जो प्रोडक्ट बनाए गए हैं उनको हमने यूज़ में लाया, ठीक है। और मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल को बताता है, ऐसा साजो सामान हमने यहाँ पर प्रदर्शित किया था, उनका यूज़ करके हमने एक्सरसाइज करी थी। ये अभ्यास 1 अगस्त से चालू हुआ था और संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में सेना के इंजीनियर और चिकित्सा टीमों की तैनाती पर केंद्रित था, ठीक है। यदि हमें किसी देश में शांति अभियान चलाना है, वहाँ पर हम इंजीनियर को कैसे डिप्लॉय करेंगे, वहाँ पर हम अपनी सेना को कैसे डिप्लॉय करेंगे, इस बात की एक्सरसाइज यहाँ पर की गई थी। इस अभ्यास की सबसे अनूठी और ख़ास बात यह है कि ये पहली बार है जब वियतनाम पीपुल्स आर्मी किसी विदेशी सेना के साथ फील्ड प्रशिक्षण का अभ्यास कर रही थी। ये बात दोनों देशों के आपसी संबंधों के महत्व पर प्रकाश डालती है। 3 सप्ताह तक चला था। दोनों के सैनिकों ने एक दूसरे से सीखने, इसके अलावा वो काम कैसे करते हैं, उनकी सर्वश्रेष्ठ प्रथाएं क्या हैं, इनको एक दूसरे के साथ एक्सचेंज किया था। साथ ही कंधे से कंधा मिलाकर काम करा। वियतनाम ने पहली बार दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में अपनी तरफ से एक टीम भेजा था, जबकि भारत UN के शांति अभियानों में योगदान काफ़ी लंबे समय से दे रहा है। दोनों देशों की सेनाओं ने थ्योरी की कक्षाओं में सबसे पहले तो पार्टिसिपेट किया, थ्योरी के बाद फिर उनका प्रैक्टिकल किया गया था। मैन इन ब्लू नामक अंतिम सत्यापन एक्सरसाइज की गई थी। ये अनेक चुनौती वाले दूरस्थ अफ्रीका स्थानों में एक बेस बनाकर किया गया था। इसके बाद बताया गया है कि कौन किसकी तरफ से रहा था। ये पिक्चर है, एक्सरसाइज होने के बाद ये पिक्चर खींची गई थी। इसके बाद अगली स्कीम के बारे में हम देखेंगे जिसका नाम रखा गया है हर घर जल योजना। 2022-23 के बजट में सरकार ने कहा था कि हम 60,000 करोड़ रुपया इस स्कीम में खर्चा करेंगे। केंद्र सरकार द्वारा 2022-23 में देश भर में 3.8 करोड़ फैमिली तक साफ पानी पहुंचाने के लिए हर घर नल योजना निर्धारित की गई थी। वित्त मंत्री ने 2022-23 के बजट में इस योजना के अंतर्गत 60,000 करोड़ रुपया बांटा था, जिसके माध्यम से हर घर तक नल लगाया जाएगा। हर घर तक नल लगेगा और नल में आपको फ्री पानी, अब फ्री है कि पैसा लगेगा ये यहाँ पर क्लियर नहीं। पिछले 2 साल में इस योजना के माध्यम से 5.5 करोड़ घर तक तो पानी पहुँचाया गया है, लेकिन दिक्कत वाली बात यह है हमारे गाँव में, हमारे घर में अभी तक ये स्कीम नहीं पहुंची है। और हमारे यहाँ जो चलता है सिस्टम, जैसे गांव के बाहर एक कुआं बना दिया गया है। ये हमारा गांव हो गया, यहाँ पर एक बड़ा सा कुआं बनाया गया है, काफ़ी पुराने समय से ये बना हुआ है। इसी से पाइप बिछा दी गई है, यहीं का पानी पूरे गांव में जाता है, ठीक है। और पहले तो ऐसा था कि नल 2-3 घरों के बीच में एक रहता था। आज के टाइम में ज़्यादातर घरों में आप देखोगे तो लगभग सबके घर में नहीं है लेकिन नल इसमें। लेकिन सरपंच क्या काम करता है, आपसे महीने के महीने चार्ज लेता है, 250 रुपये 300 रुपया, इस हिसाब से आपसे पैसा लेगा और वो जाएगा सरपंच के पास में। यदि इसकी मोटर ख़राब हो रही है तो सरपंच सुधरवाएगा। इस प्रकार का हमारे यहाँ पर कार्यक्रम चलता है। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो पुराना सिस्टम चल रहा है वो हमारे यहाँ हर घर जल वाला स्कीम है, क्योंकि हम जब से हमारा जन्म हुआ है तब से ही हम ये देख रहे हैं। तो 5.5
करोड़ घरों तक तो कनेक्शन हम दे दिए हैं, ऐसा सरकार का कहना है। देश के नागरिकों तक साफ पीने का पानी अवेलेबल कराने में सरकार कारगर साबित होगी। इसके अलावा इस योजना के माध्यम से देश के नागरिकों के लाइफ स्टाइल में भी सुधार आएगा। इस योजना का लाभ ग्रामीण क्षेत्र के वो सभी नागरिक प्राप्त करेंगे जिनके घर तक पीने का पानी नहीं पहुंच सका। किसने आरंभ किया था? केंद्र सरकार ने। लाभार्थी कौन है? उद्देश्य क्या है? आधिकारिक वेबसाइट साल 2022। इसके अंतर्गत कौन कौन से काम किए जाएंगे? इसके लिए जल आपूर्ति के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। टंकी होना चाहिए, टंकी के बाद फिर पाइपलाइन बिछाई जाएगी, पाइपलाइन बिछाए जाने के बाद फिर नल लगाए जाएंगे। विश्वसनीय पेयजल स्रोत विकास और मौजूदा स्रोत का संवर्धन करना। पानी का संस्थानांतरण, पानी का जो है संस्थानांतरण है ये। पीने का पानी योग्य बनाने के लिए उपचार के लिए तकनीकी हस्तक्षेप है। इसके साथ साथ में FHTC प्रदान करने और सेवा का स्तर बढ़ाने के लिए पूर्ण और चालू पाइप जल आपूर्ति योजनाओं की रेट्रोफिटिंग है। ग्रे वाटर मैनेजमेंट भी होगा। विभिन्न स्टेक होल्डर की कैपेसिटी निर्माण और कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए गतिविधियों का समर्थन। इसका संस्थागत इंस्टीट्यूशनल सिस्टम बताया गया है, जैसे कि नेशनल लेवल पर नेशनल जल जीवन मिशन रहेगा, स्टेट लेवल पर स्टेट वाटर एंड सैनिटेशन मिशन रहेगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट वाटर एंड सैनिटेशन मिशन रहेगा, ग्राम पंचायत लेवल पर पानी समिति, विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी यूज़र ग्रुप रहेगा। अब इसमें देख लेते हैं कि फंडिंग किस प्रकार से होने वाली है। ठीक है, सरकार कितना पैसा लगाएगी और स्टेट गवर्नमेंट कितना पैसा लगाएंगे, तो ये बताया गया है। जल जीवन मिशन की कुल अनुमानित लागत है 3.60 लाख करोड़ रुपए। हिमालय और नॉर्थ ईस्टर्न राज्य के लिए केंद्र सरकार ज़्यादा पैसा खर्च करेगी 90% और 10% राज्य सरकार करेगी। इस योजना के अंतर्गत 100% कार्यान्वयन का खर्चा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्र सरकार, मतलब जो यूनियन टेरिटरी है वहाँ का खर्चा गवर्नमेंट खुद से उठाने वाली, केंद्र सरकार खुद से उठाएगी। अब बाकी सभी जो राज्य हैं उन राज्यों में, जैसे छत्तीसगढ़ की हम बात कर लें, मध्य प्रदेश की बात कर लें, तो सरकार कह रही आप 100 रुपये में 50 रुपये आप दो, 50 रुपये हम देंगे और हम ये केंद्र सरकार की योजना चालू कर रहे हैं। नाम रहेगा केंद्र सरकार का, लेकिन पैसा खर्च करेंगे दोनों सरकारें। हर घर नल योजना का उद्देश्य क्या है कि 2024 तक हर घर हम नल लगाएंगे और पीने का पानी अवेलेबल कराएंगे, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। ये इसके फायदे बताए गए हैं। हर घर नल स्कीम को जल जीवन मिशन के नाम से भी जाना जाता है। ग्रामीण इलाके में इस योजना के माध्यम से साफ पानी अवेलेबल हो सकेगा। ये योजना देश के नागरिकों को लाइफ स्टाइल सुधारने वाली है। इस योजना का लक्ष्य है 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से पीने योग्य जल अवेलेबल करवाना। अब दूर दराज एरिया से महिलाओं को पानी लेने के लिए गुंडी रख के जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि घर में ही साफ पीने का पानी उनको मिल जाएगा। हाल ही में गोवा की विजिट पर गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने कुछ बातें बताई थी। उन्होंने ये भी कहा था अपने भाषण में कि गोवा पहला हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट और दादर और नगर हवेली, दमन और दीव देश में पहला हर घर जल सर्टिफाइड केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। गोवा के सभी 2.6 लाख गांव के परिवारों को, दादर और नगर हवेली और दमन के सब लोगों को मिला दोगे तो 85,156 घरों में हम पानी पहुंचा चुके हैं, ऐसा केंद्र सरकार का कहना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने के सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के दृष्टिकोण के बाद देश में 52% से अधिक ग्रामीण परिवार अब नल के पानी से जुड़ गए हैं, जो इस 15 अगस्त 2019 को इस परिवर्तनकारी मिशन के शुभारंभ के समय केवल 17% था। मतलब ये जो स्कीम जब चल रही थी उस टाइम में 17% था, उसको बढ़ाकर के गवर्नमेंट ने 52% कर दिया जब ये योजना चालू करी गई थी। साइंस वाली एक न्यूज़ आई है जो कि एक्सो मून से संबंधित है। मून्स मतलब हमारे जो ग्रह है, ग्रह का जो चक्कर लगाते हैं,
ठीक है, ऐसे पिंड उनको हम कहते हैं मून्स। जैसे कि पृथ्वी का एक मून्स है चंद्रमा। ठीक है, अब ग्रह क्या है, एक होता है ग्रह और एक होता है उपग्रह। जैसे कि मून्स हो गया नेचुरल उपग्रह। इसमें बताया गया है कि एक्सोमून्स का पता लगाने के लिए एक मेथड का विकास किया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा। एक्सोमून उन प्राकृतिक उपग्रहों को कहते हैं जो एक्सोप्लैनेट मतलब कि सूर्य के अलावा अन्य सितारों की परिक्रमा करने वाले ग्रह के चारों तरफ घूमते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ये सूरज है, ये पृथ्वी है। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है और इसका एक चक्कर लगा रहा है चंद्रमा। लेकिन एक्सोमून उनको कहेंगे जो कि हमारी पृथ्वी के अलावा दूसरे ग्रह के चक्कर लगा रहे हैं, सूर्य के अलावा अन्य सितारों की परिक्रमा करने वाले ग्रह के। अब हो सकता है यहीं पर दूसरा सूरज है, इसके किनारे भी कोई ऐसा ग्रह है जो कि इसका चक्कर लगा रहा है, इसका भी चक्कर लगाने वाला कोई हो सकता है। तो इसका पता लगाने की वैज्ञानिकों ने एक मेथड इजाद की है, उसी के बारे में ये न्यूज़ आई है। वैज्ञानिकों ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से नया मॉडल विकसित किया है। ये कदम भविष्य में एक्सोमून्स की खोज करने और ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को अधिक समझने में भी मदद कर सकता है। अभी तक वैज्ञानिकों ने COROT, स्पिट्जर, केपलर और हब्बल स्पेस टेलीस्कोप सहित ग्राउंड बेस्ड और स्पेस टेलीस्कोप की मदद से लगभग 5000 एक्सोप्लैनेट की खोज करी है। हालांकि इनमें से किसी भी ग्रह के आसपास एक्सोमून का तो पता नहीं चला है। महत्वपूर्ण बात यह है, सौरमंडल में बड़ी संख्या में प्राकृतिक उपग्रह हैं जिनमें कई द्रव्यमान और कई साइज वाले हैं। इनमें से कई उपग्रह और सौर ग्रह के परिवेश के वातावरण को प्रभावित करते हैं। यही कारण है कि बड़ी संख्या में एक्सोमून्स होने की संभावना है जो सितारों के रहने योग्य क्षेत्र में चट्टानी एक्सोप्लैनेट की रहने की क्षमता में भी भूमिका निभा सकते हैं। इसके बाद हम सीधे चलते हैं बिजनेस वाले पेज में। बिजनेस वाले पेज में एक न्यूज़ आई है, स्विच मोबिलिटी कंपनी, इसने डबल डेकर AC बस का अनावरण किया है। डबल डेकर, का मतलब यहाँ पर है बैटरी से चलने वाली डबल डेकर AC बस। पिक्चर देख रहे हैं ना आप, डबल डेकर है। स्विच मोबिलिटी लिमिटेड कंपनी का नाम है। ये यूनिट है किसकी, अशोक लीलैंड की। इसने अनइवील्ड किया है, मतलब कि अनावरण किया है। अशोक लीलैंड की तरफ से अनवील्ड किया गया है एक इलेक्ट्रिक डबल डेकर एयर कंडीशन बस। ठीक है, स्विच EV22 विच विल बी डिप्लॉयड बाय बेस्ट बृहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, ताकि जो फेरी पैसेंजर हैं मुंबई के वो इस बस में यात्रा कर सकें और गवर्नमेंट पर्यावरण के संरक्षण में कुछ कदम उठा सके। फॉरेन वाले पेज में हम चलते हैं चाइना, और चाइना की न्यूज़ को देख लेते हैं। चाइना की न्यूज़ आई है BRI प्रोजेक्ट को लेकर के, बेल्ट रोड इनिशिएटिव। BRI प्रोजेक्ट के अंतर्गत एशिया, यूरोप और अफ्रीका, इसके बीच भूमि समुद्र के क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए चीन जो बहुत सारी परियोजना चला रहा है उसी को हम कहते हैं BRI। किसको किसको जोड़ेगा, एशिया को, यूरोप को और अफ्रीका को, तीनों को आपस में कनेक्ट करेगा। किसके माध्यम से, लैंड के माध्यम से, समुद्र के माध्यम से। इसके लिए वो जितनी भी योजनाएं चला रहा है उस ग्रुप को यहाँ पर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट कहा गया। इस परियोजना की परिकल्पना 2013 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने करी थी। हालांकि चीन इस बात से इनकार करता है, लेकिन इसका प्रमुख उद्देश्य चीन द्वारा वर्ल्ड लेवल पर अपना जियोपॉलिटिकल प्रभुत्व कायम करना है। वो ये बताना चाहता है कि हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं, चाइना हर मामले में आपकी मदद करेगा, आप चाइना का साथ दीजिए। BRI पहल चीन द्वारा प्रस्तावित एक महत्वाकांक्षी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और संपर्क परियोजना है, जिसका लक्ष्य है चीन को सड़क, रेल, जलमार्ग के माध्यम से
यूरोप, अफ्रीका, एशिया से वो जोड़ना चाहता है। ये चीन है। यूरोप भी सड़क से जा सकते हो, अफ्रीका भी सड़क से जा सकते हो और एशिया भी सड़क से जा सकते हो, या आप यदि चाइना में बैठे हो तो वो यही चाहता है कि चीन अपने व्यापार को बढ़ावा दे तीनों माध्यम से। ठीक है, 3 महाद्वीपों को ये कनेक्ट करना चाहता है। ये कनेक्टिविटी पर केंद्रित चीन की एक रणनीति है जिसके माध्यम से सड़क, रेल, बंदरगाह, पाइपलाइन और अन्य बुनियादी सुविधा को जमीन और समुद्र से होते हुए एशिया, यूरोप और अफ्रीका को आपस में जोड़ने की कल्पना की गई। वर्ल्ड की 70% जनसंख्या और 75% एनर्जी रिसोर्सेस को समेटने वाली ये परियोजना चीन के उत्पादन केंद्रों को कहाँ से जोड़ देगी? लोगों तक जोड़ देगी। उसके माल लोगों तक आसानी से पहुंच पाएंगे, 3 महाद्वीप तक बात करी गई। इसके अंतर्गत पहला रास्ता जिसे चीन से चालू करके रसिया और ईरान होते हुए इराक तक लेके जाना, जबकि इस योजना के अंतर्गत दूसरा रास्ता बना रहा पाकिस्तान ने जो कब्जा किया है अधिकृत कश्मीर को, यहाँ से होते हुए श्रीलंका और इंडोनेशिया होकर इराक तक लेके जाएगा वो। ठीक है, इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है चीन को सड़क मार्ग के जरिए पड़ोसी देशों के अलावा यूरोप से जोड़ना, ताकि पूरे वर्ल्ड लेवल पर उसका बिजनेस बढ़ सके। चीन से लेकर के टर्की तक सड़क रास्ता रहेगा। इसके साथ कई देशों के बंदरगाहों को भी ये आपस में जोड़ने वाला है। इसके अंतर्गत जो गलियारे हैं, यूरेशिया में प्रमुख पुल, चीन, मंगोलिया, रूस, चीन मध्य और पश्चिम एशिया हो गया, चीन भारत, इसके साथ में चीन प्रायद्वीप, चीन पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन भारत म्यांमार से गुजरने वाले हैं। वहीं यदि हम बात करें सामुद्रिक रेशम मार्ग, बेल्ट की गलियारों का सामुद्रिक प्रतिरूप है और उसमें जो प्रस्तावित बंदरगाह और अन्य तटवर्ती बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का नेटवर्क है, जो दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया से पूर्वी अफ्रीका और उत्तरी भूमध्य सागर तक बनाए जाएंगे। न्यूज़ की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं न्यूज़ में क्या बात बताई गई है। इसमें ये बताया गया है जो BRI प्रोजेक्ट है उतना ज़्यादा तेज़ी गति से तो काम इसमें चल नहीं रहा है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है जो लैंडिंग है इसके अंतर्गत में वो बढ़ गई है, मतलब जो उधार देने की प्रक्रिया है वो बढ़ते जा रही है। इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2022 चाइनाज इन्वेस्टमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट इन 147 कंट्रीज अमाउंटेड 28.4 बिलियन डॉलर। 2022 का पहला हाफ चाइना का इन्वेस्टमेंट, चाइना का कॉन्ट्रैक्ट 147 देशों में पहुंच गया है 28.4 बिलियन डॉलर का। चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के अंतर्गत बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में ये इसमें गिरावट देखने को मिली है, जबकि बीजिंग का जो शॉर्ट और मीडियम टर्म का असिस्टेंट है पार्टनर कंट्रीज़ के साथ में, ठीक है, सम ऑफ विच आर डीलिंग विथ राइजिंग डेब्ट लेवल, ऐसे देश जो कि कर्ज में फंसे, ऐसे देश जो कह रहे हैं हमारे पास पैसे ही नहीं है, हम कैसे करके इस स्कीम को हम अपने यहाँ पर लागू कर पाएंगे, कैसे करके हम सड़क बनाएंगे, कैसे करके हम बंदरगाह को कनेक्ट कर पाएंगे। चाइना कह रहा है आप एक काम करिए, हम आपको लोन दे रहे हैं। इसी के चलते चलते जो डेब्ट का लेवल है वो राइज होते जा रहा है, is increasing according to recent research highlighting a shift in China's approach to overseas lending। ठीक है, तो एक रिपोर्ट आई है जो हाईलाइट करती है कि चाइना की जो अप्रोच है फॉरेन लैंडिंग में वो किस प्रकार से चेंज हो रही है। फर्स्ट हाफ यदि हम 2022 का देख लें, चाइना का इंगेजमेंट किसके माध्यम से, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट और कॉन्ट्रैक्ट 147 देशों में कितना था, 28.4 बिलियन था, अप बाय 47%। पहले जितना भी था पिछले साल से 47% इसमें वृद्धि देखी गई है, ऐसा कहना है एक रिपोर्ट ग्रीन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट सेंटर GFDC, संघाई फुडान यूनिवर्सिटी की ये रिपोर्ट है। अब बताया जा रहा है इसमें से भी 11.8 बिलियन डॉलर क्या है, वाज थ्रू इन्वेस्टमेंट। इतना पैसा कहाँ जा रहा है, इन्वेस्टमेंट पे जा रहा है। 16.6 बिलियन थ्रू प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट।
कॉन्ट्रैक्ट से इतना पैसा और इन्वेस्टमेंट से इतना पैसा यहाँ पर बताया गया है। अब इसके अंतर्गत ऐसा बताया जा रहा है कि हमको कुछ डिक्लाइन देखने को मिला है 48.5 बिलियन डॉलर इन द सेम पीरियड इन 2019 में इतना 48 था, इस बार 47 रहा है। जब से BRI को लॉन्च किया गया है 2013 से, रिपोर्ट में ये एस्टिमेशन लगाया गया है कि चाइना का जो टोटल इंगेजमेंट है 932 बिलियन डॉलर का, इसके साथ में है 561 बिलियन डॉलर किसमें, कंस्ट्रक्शन में है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में, एंड द रेस्ट इन अदर इन्वेस्टमेंट। इसमें इतना पैसा हम यहाँ लगाएंगे, दूसरा पैसा हम यहाँ लगाएंगे, ऐसा ही इसमें बताया गया। रिपोर्ट ने ये क्लियर कर दी है BRI के कुछ कुछ ट्रेंड को। पहली बात, ए ग्रोइंग रोल ऑफ चाइनीज स्टेट आउंड इंटरप्राइजेस, ऐसे एंटरप्राइज जिसके मालिक चाइनीज़ हैं वो लोग बढ़ रहे हैं। द एवरेज साइज ऑफ प्रोजेक्ट डीलिंग फॉलिंग, पहले जितना हमने कहे थे कि 100 रुपये लगाएंगे तो वो जो 100 रुपये है अब कह रहे हैं कि नहीं 80 90, ऐसा हम कम करते जा रहे हैं। 558 मिलियन डॉलर 2021 में था, ये घट कर के हो गया है 325 मिलियन डॉलर लास्ट ईयर। एंड एन इंक्रीजिंगली अनइवन स्पीड ऑफ इंगेजमेंट, कई सारी कंट्री हैं, ठीक है, जहाँ पर नो चाइनीज़ इंगेजमेंट, ठीक है, कहते हैं कि नहीं चाइना का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर नहीं होना चाहिए इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर, जिसमें इंक्लूड था रसिया, श्रीलंका, इजिप्ट, वाइल द फिगर इन पाकिस्तान वाज डाउन बाय 56%। पाकिस्तान की बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान को कितना पैसा बांट चुका है चाइना। पिछले 5 साल में यदि देखोगे ना तो चाइना ने लगभग 26 बिलियन डॉलर शॉर्ट और मीडियम टर्म लोन दिया है पाकिस्तान और श्रीलंका को अकेले, मार्किंग ए शिफ्ट इन इट्स ओवरसीज इंगेजमेंट, ठीक है। अब उसका जो इंगेजमेंट है वो चेंज हो रहा है फ्रॉम फंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से टुवर्ड प्रोवाइडिंग इमरजेंसी रिलीफ, ठीक है। अब उसका मूड कैसे चेंज हो रहा है, वो कह रहा था कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंड देंगे, फंड तो हमें चाहिए ना, काम करना है। दिक्कत ये हो गई है कि चाइना अब लोन बांटने लगा, इसलिए तो काम ढीला ढाला चल रहा है। अगली साइंस वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से रिलेटेड, ठीक है। इसका कॉमन नेम बताया गया है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, साइंटिफिक नेम बताया गया है एरियोटिस निग्रिसेप। पॉपुलेशन की यदि हम बात करें तो 200 इंडिविजुअल्स हैं वर्ल्ड वाइड। हाइट 100 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक हो सकती है। लेंथ की बात करें तो इसका जो विंग स्पैन है, इसके पंखों का फैलाव होता है लगभग 210 से 250 सेंटीमीटर, ठीक है। स्टेटस की यदि हम बात करें तो इसको लिस्टेड किया गया है शेड्यूल्ड फर्स्ट में, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। वहीं यदि हम CMS कन्वेंशन और अपेंडिक्स फर्स्ट में शामिल हैं सिटीज़ की, एस क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आ जाती है IUCN रेड लिस्ट में। एंड नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 2002 से 2016 में इसको लिस्टेड किया गया। It has also been identified as one of the species for the recovery program under the Integrated Development of Wildlife Habitats of Ministry of Environment and Forest Government of India। मतलब कि यहाँ पर एक बात बताई गई है कि इसको इस रूप में चिन्हित किया गया है कि ये इस प्रकार की स्पीसीज़ है जिसको हम रिकवरी वाले प्रोग्राम में कंक्लूड कर दिए हैं। Great Indian bustard can easily distinguished by its black crown on the forehead, contrasting with the pale neck and head, ठीक है। गर्दन देख लीजिए, इसका जो सिर है वहाँ पर आप देख लीजिए कि ब्लैक कलर का बाल दिखाया गया है, उसमें हमें मुकुट जैसा बना दिखता है। क्राउन मतलब होता है मुकुट, ठीक है। इसके साथ साथ में इसकी जो गर्दन है वो किस टाइप की दिखती है, वो पेल कलर की दिखती है,
और उसका हेड भी वैसा ही रहता है। द बॉडी इज़ ब्राउनिश, इसकी बॉडी रहती है ब्राउन कलर की हल्की सी, और इसके जो विंग रहते हैं इसमें काले कलर का निशान आपको देखने को मिलेगा। ब्राउन एंड ग्रे, ब्लैक ब्राउन एंड ग्रे कलर के इसके पंखे में निशान हमको देखने को मिलता है। मेल एंड फीमेल्स जनरली ग्रो टू द सेम हाइट एंड वेट, वजन और हाइट दोनों की एक सी रहती है जन्म के टाइम में, लेकिन जो मेल रहते हैं हैव लार्जर ब्लैक क्राउन, इसका जो मुकुट है वो बड़ा वाला रहता है, एंड ए ब्लैक बैंड अक्रॉस द ब्रीस्ट, इसका जो ब्रीस्ट रहता है वहाँ पर आपको काला काला सा पट्टा दिख जाएगा, बैंड दिख जाएगा। न्यूज़ की बात करें तो जो बस्टर्ड है यहाँ पर कुछ एडॉप्शन देखने को मिला है, अनुकूलनता देखने को मिला है कि वो 2 ठो अंडे को एक ही बार में दे रही है। न्यू बिहेवियर ए रिजल्ट ऑफ इंक्रीज्ड फीड आफ्टर एक्सेसिव रेन, इसमें ये बताया गया है कि ज़्यादा बारिश होने के चलते चलते इनको खाना बढ़िया मिल रहा है, इनके चारे की संख्या बढ़ गई, ज़्यादा खा रही हैं, तो हो सकता है उस एनर्जी के कारण ही ये एक बार में डबल अंडे दे रही हैं। ठीक है, तो ऐसा इसके व्यवहार में पहली बार देखने को मिला है, ऐसा यहाँ पर बताया गया। डॉक्टर दत्ता का कहना है 5 से 10% जो फीमेल पक्षी हैं इनको डिटेक्ट किया गया है द पास्ट लेइंग 2 eggs ईच, दोनों ने जो है 2 अंडे दिए हैं। बट द हाई इंसिडेंट विद द साइन ऑफ एन इवॉल्विंग हैबिटेट द हैड बीन ऑब्जर्व फॉर द फर्स्ट टाइम। इसके बाद अगली न्यूज़ हम देख लेते हैं महाराष्ट्र से। दही हांडी को एडवेंचर स्पोर्ट टैग मिल गया है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र सीएम ने अनाउंस कर दिया है इंश्योरेंस पैकेज फॉर यंगस्टर जो पार्टिसिपेट करते हैं ह्यूमन पिरामिड में। यदि गिरेंगे चोट लगेगी तो शायद उनको कुछ हेल्प मिल सके। अनाउंसिंग हिज गवर्नमेंट्स डिसीजन टू अकॉर्ड एडवेंचर स्पोर्ट स्टेटस टू दही हांडी, गवर्नमेंट ने क्या काम करी है, सहमति दे दी है कि एडवेंचर स्पोर्ट स्टेटस हम दे रहे हैं दही हांडी, इन विच ए ह्यूमन पिरामिड इज़ फॉर्म। इसके अंतर्गत क्या है, चारों नीचे लोग खड़े होते जाते हैं, घेरा बनाते, फिर लोग उनके ऊपर चढ़ेंगे, फिर उनके ऊपर चढ़ेंगे, तो एक पिरामिड शेप बनाई जाती। चीफ मिनिस्टर एकांत सिद्धे का कहना है इट इज़ जस्ट लाइक कबड्डी, रेसलिंग एंड खो खो, तो ठीक ये उसी प्रकार से है जैसे कि अदर खेल होते हैं। दही हांडी इंटीग्रल पार्ट माना जाता है महाराष्ट्र का कि वो उस टाइम में सेलिब्रेट करते हैं लॉर्ड कृष्ण के जन्मोत्सव को। विच क्ले पॉट फिल्ड विद कर्ड, इसके अंतर्गत मिट्टी की हांडी में दही भरा जाता है, लटका देते हैं अलग अलग हाइट में, और अलग अलग जगह प्रतियोगिताएं रखी जाती हैं दही हांडी फोड़ने की, मटकी तोड़ प्रतियोगिता। द इवेंट आल्सो रिसीव्स ए लॉट ऑफ पॉलिटिकल बैकिंग एंड कैश प्राइजेस, इसमें राजनीतिक पार्टियों का बहुत सपोर्ट रहता है, बड़े बड़े इनाम रखे जाते हैं। सिंडे ने डिक्लेयर कर दिया है 19 अगस्त को एज ए हॉलीडे टू हेल्प पीपल सेलिब्रेट द फेस्टिवल विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन आफ्टर 2 years। ठीक है, उनका कहना है कि त्यौहार लोग अच्छे से मना सकें, इसलिए हम इस दिन को त्यौहार मतलब एक दिन की छुट्टी रख देते हैं। जब असेंबली में ये बोल रहे थे, चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस किया था एक ग्रुप इंश्योरेंस को 10 लाख रुपया का, किन के लिए, यंगस्टर के लिए, जिनको गोविंदा कहा जाता है। हु फॉर्म द पिरामिड इन केस ऑफ डेथ, हो सकता है गिरने के कारण इनकी डेथ हो जाएगी तो 10 लाख मिलेगा, 7.5 लाख मिलेगा यदि उनको सीरियस इंजरी हो जाती है, और 5 लाख मिलेगा यदि उनका जो लिम्ब है ना वो ब्रोक हो जाता है, अंग जो है टूट जाते हैं, तो ऐसा उनका कहना है। फडणवीस ने कुछ बिल प्रस्तुत किए थे, ठीक है, उसके बारे में बताया गया। द सेकेंड डे ऑफ द मॉनसून सेशन ऑफ द महाराष्ट्र असेंबली आल्सो सा द पैसेज ऑफ द अमेंडमेंट महाराष्ट्र गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 एंड महाराष्ट्र पब्लिक यूनिवर्सिटी एक्ट 2016, 2 बिल यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं।
छत्तीसगढ़ की एक न्यूज़ आई है बहुत दिनों के बाद। छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट चाहती है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल वो खोले। बताया जा रहा है एजुकेशन इज़ एक्सपेक्टेड टू बी ए की पोल प्लैंक ऑफ द कांग्रेस इन नेक्स्ट ईयर्स असेंबली पोल। आने वाले जो विधानसभा का चुनाव है उसमें शिक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है यहाँ छत्तीसगढ़ में। एक मूव है जो कि बूस्ट कर सकता है इंग्लिश मीडियम एजुकेशन छत्तीसगढ़ में। भूपेश बघेल जो कि कांग्रेस के लीडर माने जाते हैं, कांग्रेस के नेता हैं, थर्सडे के दिन इन्होंने कहा है कि हम ओपन करेंगे 10 न्यू इंग्लिश मीडियम कॉलेज पूरे स्टेट भर में। इट हैज़ बीन प्रपोज्ड दैट इन द फर्स्ट फेज, पहले फेज में लगभग 10 स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम आदर्श कॉलेज ओपन किए जाएंगे मेजर सिटीज़ में हमारे स्टेट में, ताकि जो एकेडमिक सेशन है आने वाला जून 2023 का उसमें यह स्टार्ट हो सके। ठीक है, आगे बताया जा रहा है इसके अतिरिक्त एक वर्किंग प्लान है टू ओपन इंग्लिश मीडियम कॉलेजेस इन ऑल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर विद इन 3 ईयर्स। आने वाले 3 साल में हम हर ज़िले में इंग्लिश मीडियम कॉलेज खोल देंगे, ऐसा गवर्नमेंट का कहना। छत्तीसगढ़ के सीएम ने इशू किया था एक ट्वीट इन हिंदी अनाउंसिंग दिस डिसीजन। नाउ पेरेंट्स नीड नॉट वरी एनीवन। The education revolution in छत्तीसगढ़ will present the country's best education model in the coming days। आने वाले साल में छत्तीसगढ़ को हम शिक्षा के मामले में बेस्ट बनाने वाले हैं, ऐसा कहना है भूपेश बघेल का। सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ द हायर एजुकेशन भुवनेश यादव का कहना है कि ये जो प्रपोज्ड कॉलेज है ना, ये ऑफ़र करेंगे कुछ कोर्सेज जैसे कि आर्ट, कॉमर्स, साइंस, डिपेंडिंग अपॉन द सक्सेस ऑफ द प्रोग्राम। यदि प्रोग्राम सक्सेस होता है, मोर प्रोफेशनल कोर्सेज विल बी इंट्रोड्यूस दिस कॉलेज इन सब्सिक्वेंट फेजेस। अलग अलग फेज में यदि सफल हो पाते हैं तो हम और भी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, ऐसा इनका कहना है। मिस्टर यादव का कहना है कि ये जो स्टेट है ना, अभी हाल ही में हायर करता है 1300 असिस्टेंट प्रोफेसर को, मैनी ऑफ हुम आर कन्वर्जेंट इन इंग्लिश। इनमें से तो कई ऐसे हैं जो कि इंग्लिश में अच्छे हैं। सो वी हैव ऑलरेडी आइडेंटिफाई ए पूल ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर दिस कॉलेज एंड मे नॉट बी नीड हायर टू मोर। हमारे पास प्रोफेसर पर्याप्त मात्रा में है, उतनी ज़्यादा हमको हायर करने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट का कहना है इट वुड ऐड 422 न्यू स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल इन द स्टेट। 422 स्कूल हम और ऐड करने वाले इंग्लिश मीडियम हमारे स्टेट में। इट प्रेजेंट देयर आर 247।